नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन घरेलू उपचारों के बारे में जो कि आप अपने पैरालिसिस पेशेंट को घर पे दे सकते हो। जब कोई बीमारी बहुत लंबा चल रही होती है तो कहीं न कहीं हमारी जो सहन शक्ति होती है ना वो खत्म होनी शुरू हो जाती है और वैसे ही हमें देखने को मिलता है किसी पैरालिसिस पेशेंट के साथ। शुरू-शुरू में जब कभी होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि फिज़ियोथेरेपी करवाओ और फिज़ियोथेरेपी शुरू भी हो जाती है। बट वो 6 महीने बाद, साल बाद कहीं न कहीं हम देखना शुरू करते हैं कि पेशेंट या तो करवाना मना कर देता है क्योंकि उसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते या फिर घर वाले थक जाते हैं कि इतना हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हमारी कॉस्ट ना लगे, जो चीज़ हम घर पे कर सक रहे हैं और हमें उसके आराम देखने को मिले। तो पहले आपको बीमारी को समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बीमारी को समझ गए तो जो मैं आपको उपचार चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको भी आप समझ जाओगे कि डॉक्टर साहब ने ये क्यों और किस लिए कहा। तो पैरालिसिस में होता ये है कि आपका हाथ या पैर काम करना बंद कर देता है। अब ये लगता है कि हाथ-पैर की कोई परेशानी होगी कि हाथ-पैर काम नहीं कर रहे, पर समझने वाली बात ये है कि ब्रेन के अंदर जब कभी क्लॉट आता है या नस फटती है, तो ब्रेन का जो काम हिस्सा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से जो कनेक्शन आपके हाथ और ब्रेन के बीच में था, वो चला जाता है। जिसकी वजह से आपका ब्रेन आप अपने हाथ और पैर को नहीं चला पा रहा होता। हमें लग रहा होता है कि हाथ-पैर नहीं चल रहा, बट असल में ब्रेन नहीं चल रहा होता। तो जो भी हमने काम करना है, जो भी हमने उपचार डालना है, वो ब्रेन के हिसाब से ही करने होते हैं। हाथ-पैर में ना हड्डी टूटी है, ना मांस फटा है, कुछ नहीं हुआ। ब्रेन का जो हाथ के साथ कनेक्शन है, पैर के साथ कनेक्शन है, वो चला गया है। तो पहले काम हम क्या करा करेंगे, हम सबसे पहले अपने खाने-पीने को बदलेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, तो खाने-पीने को ना बहुत टाइट कर दिया जाता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर बहुत ज़्यादा थी, तो खाना-पीने में घिया, तोरी, टिंडा उबाल-उबाल के दे रहे होते हैं। कई-कई सालों तक वही सब्ज़ी खिला रहे होते हैं। पेशेंट खाना कम कर देता है, पेशेंट वेट लॉस करना स्टार्ट कर देता है, मसल्स जो होती हैं, वो सूखना शुरू कर देती है। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। पैरालिसिस पेशेंट की डाइट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी, तो उसका खाना बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स अच्छी तरीके से जा पाएँ। क्योंकि उसकी बॉडी में अगर ताकत होगी तभी तो अपनी वो बॉडी को चला पाएगा, वरना वो चला ही नहीं पाएगा, थक जाएगा जल्दी। अगर वो जल्दी थक जाएगा तो एक्सरसाइज़ नहीं हो पाई और एक्सरसाइज़ ढंग से नहीं हो पाई, तो ब्रेन जो हमारा है वो रिकवर नहीं कर पाया और हमारी जो दिक्कतें हैं वो बनी की बनी रह गई। तो पहला काम खाने को बदलना। अब खाने में हमने क्या करना है? हमने प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। अगर मेरे शरीर में प्रोटीन ही नहीं है, मैं सिर्फ़ घिया, तोरी, टिंडा खाए जा रहा हूँ, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी है, तो ब्रेन की रिकवरी हमारी मुश्किल से होगी। तो पहला काम प्रोटीन को डालना। अब प्रोटीन जो है वो वेजिटेरियन सोर्स से भी आता है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स भी से भी आता है। तो वेजिटेरियन जो लोग हैं, वो खाने के अंदर अपनी दालें बनाएँ, पनीर बनाएँ, मशरूम बनाएँ। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इसी तरह से जो नॉन-वेज खा लेते हैं, वो एग व्हाइट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा वो नॉन-वेज का कंज़म्पशन नहीं कर सकते। और अगर नॉन-वेज जो खाना है, वो सूप फ़ॉर्म में होगा, वो फ्राई करके या फिर वो भून के, वो सब नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जो लीवर है वो सुस्त हो जाता है। हमें अपने लीवर को एक्साइट करना है, उसको हमने उठाना है कि वो खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करना शुरू करे। तो कोई भी भारी चीज़ का कंज़म्पशन हमने अपनी डाइट में नहीं करना होता। नॉन-वेज खाना भी है तो वो सिर्फ़ सूप फ़ॉर्म में जा सकता है और किसी फ़ॉर्म में वो नहीं जा सकता। आप सूप बनाओ डेयरी फ़ॉर्म में, वेजिटेरियन सूप बनाओ या फिर नॉन-वेज सूप बनाओ, उसमें दालें डालो, सब्जियाँ डालो, नॉन-वेज वाले नॉन-वेज डालेंगे, वेज वाले अपने उसमें मशरूम डालेंगे। तो ये एक टॉनिक की तरह वर्क कर रहा होता है जो पेशेंट को खड़ा करने में बहुत काम का हेल्प करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपका खाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज़ क्योंकि ब्रेन के वो हिस्सा जो पहले हाथ-पैर को चलाता था वो तो डैमेज हो गया, वो तो मर गया। अब हमने ब्रेन के दूसरे हिस्से को काम करना सिखाना है। तो आपका जो ब्रेन का नया हिस्सा जो सीखेगा, वो बहुत लेट है ना, क्योंकि आपका जब हाथ-पैर चलाना आप बचपन से सीखना शुरू करते हो। मान लो कि आपको 40 में जाकर लकवा हुआ, पैरालिसिस हुआ, तो ब्रेन के उस हिस्से ने तो पहले कभी चलाया नहीं आपके हाथ-पैर को, अब उसे सिखाना है। और उसे सिखाने के लिए हमें उसको वही चीज़ बार-बार करके बताना पड़ता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो भी काम बार-बार, बार-बार करेगा, उसमें वो अच्छा होता चला जाता है। अब अक्सर पेशेंट गलती क्या करते हैं, अगर मान लो मेरे लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस है, तो ये करेंगे, राइट हैंड से उसको चलाएँगे। ये नहीं करना होना। आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड है, स्टिफ़ है, कोई बात नहीं, इसको हम सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये इतना ही होगा, फिर हम इसे बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। कितनी बार? 5 मिनट? नहीं। 300 से 400 बार इसे करेंगे तो धीरे-धीरे क्या होगा कि हाथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके घर में चौखुटों पे कभी जंग लग गया हो, देखा हो आपने दरवाजे बहुत भारी हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो उसे हिलाते रहते हो, हिलाते रहते हो, हिलाते रहते हो, जब तक वो फ्री नहीं हो जाता।
सेम उसी तरीके से जब आपके हाथ में आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है, तो हल्की सी तेल की मालिश करी, सिकाई करी, तो क्या हुआ कि नीचे की जो मांसपेशियाँ वो सॉफ्ट हो गई। अब जब वो सॉफ्ट हो गई, तो हमने दूसरा हाथ नहीं लगाना है। ये जितना हिलता है ना, उसको हिलाते रहना है, इतना हिलाते रहना है कि खुलना शुरू हो जाए। अगर मैं दूसरा हाथ लगा दूँगा और ऐसे एक्सरसाइज़ करूँगा, तो मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये जो जब हम दूसरा हाथ लगाते हैं या कोई और हमारे एक्सरसाइज़ करवाता है, इसको हम बोलते हैं पैसिव एक्सरसाइज़। ये पैसिव एक्सरसाइज़ उन पेशेंट के लिए अच्छी होती है जहाँ पे पावर 0 है। मान लो मेरे हाथ में 0 पावर है, तो मुझे दूसरे हाथ से इसको चलाना पड़ेगा, 0 पावर पे। ये अपने आप नहीं हिल सकता। मगर जब मेरे हाथ में थोड़ी-सी भी पावर आ जाए 10% 20%, तो मुझे इसी को ही चलाना है, इतना चलाना है, इतना चलाना है कि ये अपने ब्रेन के अंदर वो सेंटर, वो जो न्यूरॉन सेल्स हैं, उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दे कि इस हाथ को तो मैं ऐसे ही चलाऊँगा। इसको मैं बेटर करता चला जाऊँगा। तो आप जितनी बार अपने दिमाग से इस हाथ को चलाने की कोशिश करोगे, लकवे वाले हाथ को चलाने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका ब्रेन उसको सीखेगा और जब वो सीख रहा है, तो उसको आप इस्तेमाल कर पाओगे। अगर उसने सीखा ही नहीं हाथ को चलाना, तो आपको आराम नहीं मिलेगा। इसी तरह से पैर के बारे में बात करें, तो पैर हमेशा हाथ से जल्दी रिकवर करता है क्योंकि हम दोनों पैर के सहारे से ही चल सकते हैं। हाथ में क्या होता है कि हम एक हाथ से सारे काम कर लेते हैं तो दूसरा हाथ कहीं न कहीं नेग्लेक्ट हो जाता है और खासकर उल्टा हाथ। अब पैर की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट की एक्सरसाइज़ हो रही है लेट के, पेशेंट की एक्सरसाइज़ हो रही है बैठ के। तो पेशेंट जब हम एक्सरसाइज़ करवाते हैं बैठ के, लेट के, तो बेड पे तो एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी हो रही होती है, पैर उठ रहा है ना? बट जब हम खड़े होते हैं, तो वो पैर जो उठ रहा था बेड पे, वो तो अब उठ ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा, अब पैर तो घसीटना पड़ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हम चलते हैं, तो सिर्फ़ हमारे को पैर नहीं उठाना पड़ता, हमारी पूरी शरीर की वज़न को भी उठाना पड़ता है। अब वज़न मेरा है 60-70 किलो, तो 60-70 किलो को उठाना पड़ेगा। अब 60-70 किलो के वज़न को सीधा खड़ा करने के लिए मेरी कमर की मांसपेशियाँ भी काम करती हैं, मेरी थाई की मसल भी काम करती है, मेरी काफ मसल्स भी काम करती हैं, मेरी रीढ़ की भी काम करती हैं। तो हमने कोई भी एक्सरसाइज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप पहले से इस पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज़ बेड पे लेट के कभी मत करवाना। आप पेशेंट को आज की डेट में अगर पहले से हो ना, तो जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को खड़ा करो सहारे के साथ और उसको चाहे घसीटना पड़े, बट चलाओ। क्योंकि जैसे-जैसे वो चलेगा, तो हम क्या देखेंगे कि अगले 1-2 महीने के अंदर पेशेंट अपने आप चलना शुरू कर देता है। बट जब हम ये सोचते हैं कि मेरा पेशेंट बीमार है, वो चल नहीं पा रहा, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, बिस्तर पे लेटा हुआ है, लैट्रिन पेशाब भी वहीं करवा रहे हो, खाना भी वहीं दे रहे हो, ऐसे पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाते। तो आपको सबसे पहले फ़र्क को समझना पड़ेगा कि जो पेशेंट ठीक होते हैं और जो पेशेंट ठीक नहीं होते। और उनमें सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि जो पेशेंट ठीक हो रहा है, वो इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि वो अपने एंड से ताकत लगा रहा है, अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है खुद से चलने की। और जो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पाएगा, वो इसलिए ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करी। जो फिज़ियोथेरेपिस्ट करवा गया, जो घर वालों ने करवा दिया, बस वही बहुत है। उससे फालतू करने का उसका कोई इच्छा नहीं है, शरीर में शक्ति ही नहीं है। तो पहले आपने शरीर में शक्ति भरनी है कि शरीर में स्टैमिना अच्छे से बने, ताकत लगे, उसको अच्छी से फ़ील हो, उसका शरीर उसको हल्का महसूस हो। उसके बाद उसने अपने आप चलने की कोशिश करनी है, हमने बस सहारा देना है। चाहे आपको उसको बाजू से पकड़ना पड़े, चाहे आपको उसे कमर से पकड़ना पड़े, चाहे आपको उसे घसीटना पड़े। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो थेरेपी मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये फिज़ियोथेरेपी से अलग होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होती है, वो सिंपल सा रूल ये बताती है कि जो चीज़ मैंने ठीक होने के बाद करनी है, उसको मैं आज से करना शुरू करूँगा। और मैं इसको इतना करूँगा कि मैं इसमें रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सुधार करता चला जाऊँगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो थोड़ा-थोड़ा सुधार रोज़ हो रहा है, हफ़्ते के हफ़्ते हो रहा है, महीने के महीने हो रहा है, वो 2-4 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव लेकर के पेशेंट के अंदर आ जाता है। तो आपके पास पैसे हैं, नहीं हैं, ये सारे के सारे काम आप अपने घर पे कर सकते हो। खाना आप बदल सकते हो, उसकी मालिश कर सकते हो, उसको सही एक्सरसाइज़ करवा सकते हो। मानता हूँ कि ये पहले 6 महीने में ही काम करेगा। 6 महीने के बाद यही चीज़ें काम करना बंद कर देगी। मगर आपने पहले 6 महीने को नहीं गँवाना क्योंकि पहले 6 महीने के अंदर ब्रेन के अंदर हो रही होती है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे आपके शरीर पे कभी घाव लगता है, तो घाव अपने आप भर जाता है ना? वैसे ही जब हमारे ब्रेन के अंदर कभी क्लॉट आता है, नस फटती है, तो ब्रेन अपने आप को सुधार करने की कोशिश करता है कि मैं अपने चलने लायक, बोलने लायक हो पाऊँ। तो ये जो सुधार ब्रेन के अंदर अपने आप हो रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी वजह से पहले 6 महीने के अंदर पेशेंट के अंदर बहुत अच्छे सुधार देखने को मिलते हैं। आप इस टाइम के बीच में मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, दवाई खाओ, ना खाओ, फिज़ियोथेरेपी करवाओ,
सब में आपको आराम देखने को मिलेगा। बट जैसे ही 6 महीने बीत जाते हैं ना, तो जो हमारी मेडिसिन पहले काम कर रही थी, वो काम नहीं कर रही। जो एक्सरसाइज़ पहले काम कर रही थी, अब वो काम नहीं कर रही। जो इम्प्रूवमेंट आ रही थी, वो रुक जाती है। तो ये इसलिए रुक जाती है क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन के अंदर बंद हो चुकी होती है। तो अगर हमें इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से ऑन कर लेते हैं, तो हम बिना फिज़ियोथेरेपी के भी ठीक हो सकते हैं। हमें बस समझना ये है कि हमें ब्रेन के अंदर वो जो सुधार है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसे ऑन करना है, पेशेंट को खाना देना है, तो इसकी जो स्टिफ़नेस है, उसके लिए थोड़ी-सी हम सेकाई-वेकाई कर सकते हैं और पेशेंट को हमने चलाना है। उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है। जब हम ये सारी चीज़ें एक साथ रख देते हैं, एक साथ, तो पेशेंट के अंदर में सुधार मिलता है, जैसे हमें इन पेशेंट में देखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब को पैरालिसिस और पार्किंसन दोनों की दिक्कत रही है, ठीक है? और पहले आप बताइए कि पिछले महीने आपको क्या दिक्कत थी? क्या महसूस करते थे? पिछले महीने चलने में लड़खड़ाते आते थे सर। अच्छा, गिरने का खौफ था, डर था, लेकिन अब पहले से बेहतर है। ठीक है। अब 1 महीने में शरीर में क्या बदलाव हुआ? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। क्या अच्छा हुआ? जो आपको हाथ काँपता था, अब हाथ काँपता है? कम कम रहा। हाथों के सामने? पहले ज़्यादा काँपता था। हाँ, काफ़ी ठीक है। और गिरने का डर आपका खत्म हो गया। उसके बाद आपका नींद में क्या फ़र्क आया? नींद बहुत अच्छी आ रही है पहले। पहले नींद नहीं आती थी, घबराहट सी होती थी। रात हाँ, को घबराहट होती थी। जी, अब जो आता है, अच्छा। और मांसपेशियों में अकड़न हल्की बहुत है। हल्की-फुल्की रही, ये इस पे गर्दन में थोड़ी बहुत लगी, कसीम लाभ पूरी? ठीक है। अब लगता है काम पे जा पाओगे? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और स्पीड थोड़ी-सी आई, काफ़ी स्पीड आई है सर। एक बार चल के दिखाओ। चलते समय अभी भी हाथ काँप रहा है? ठीक है। आप इनके साथ रहते हो, आपको इनके अंदर क्या बदलाव नज़र आया? जी, सही आया था। पहले से नहीं, बहुत सही आया है। अच्छा, यानी चवन्नी बराबर सही आ गया है। अच्छा। जी। मतलब पहले पहले ऐसे लग रहा था कि चलते-चलते लग रहा था ऐसा कि गिर जाएगा। हाँ, हाँ, हाथ में कंपन बहुत ज़्यादा था। अच्छा, अभी हाथ का कंपन थोड़ा बहुत कंट्रोल, कंट्रोल में आ गया सर। ठीक है। और क्या बदलाव नज़र आया? ये बोल रहा था कि भूख नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत इन्हें भी खाना भी खाया जाता है भूख में। हाँ, 2-4 रोटी 2-3 रोटी खा लेता है। घबराहटपन पहले ज़्यादा था, वो खत्म, वैसा नहीं है। ठीक है। अभी भी थोड़ा-सा चलने में तो थोड़ी दिक्कत है, उसको हम अभी सॉल्व करवाएँगे, ठीक है? चाल आज ठीक करेंगे। तो आपने खुद देखा कि पार्किंसन के पेशेंट हो चाहे पैरालिसिस के पेशेंट हो, दोनों में ही बहुत अच्छा आराम आता है अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। ये जो रिज़ल्ट आप 1 महीने में देख रहे हैं, ये क्यों आए, किस वजह से है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम पार्किंसन की बात करते हैं, तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के सेल्स मर रहे होते हैं, वो डिग्रेड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स जो एक केमिकल बनाते हैं डोपामाइन, वो नहीं बन पाता और आपका जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स के साथ ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, वो कम होना शुरू हो जाता है और पेशेंट में कंपन देखने को मिलती है, गिरने का डर लगता है क्योंकि पैर की मांसपेशियाँ, कमर की मांसपेशियों पे ताकत महसूस नहीं होती। और जब हमने इसको ठीक करना है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम डोपामाइन को बाहर से हम लेते रहे, सिंडोपा हम चलाते रहे, जैसे आप खा रहे थे। उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि आपने ब्रेन के अंदर जो सेल मर रहे हैं, उनको मरने से रोका ही नहीं, वो मरते चले जाएँगे और सिंडोपा की मात्रा आपकी बढ़ती चली जाती है। नुकसान क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद सिंडोपा काम करना बंद कर देती है, सिंडोपा खाते हुए भी आपको आराम देखने को नहीं मिल रहा होता। मगर अगर हम ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को होने से रोक दें, तो हमारा काम बन जाता है। तो ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा होता है, एक कारण से हो रहा होता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अपने आप तो कोई चीज़ होगी नहीं, ब्रेन के सेल अपने आप तो मरेंगे नहीं, कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। अगर आप वो कारणों को हटा देते हो, उन रीज़न्स को हटा देते हो, तो ब्रेन के सेल्स आगे बनना जो है, वो बंद कर जाते हैं। अब पार्किंसन में ब्रेन के सेल्स को नुकसान पहुँचाने वाले बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है? कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे कंट्रोल में आने वाली चीज़ें हैं, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो पेशेंट में बहुत तेज़ी से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें हुसैन साहब के साथ देखने को मिला। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं, बट अब इन चेंजेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए
थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि 1 महीने का अगर हम टाइम स्पैन देखें बीमारी के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा है। 1 महीने से भी कम, 20 दिन। 20 दिन हुए हैं अभी सिर्फ। हाँ, 15 से ऊपर हो गया। अच्छा, तो अभी घर जा रहे हो क्या? जी, घर तभी दवाई लेने आए हो? जी, इसीलिए आए। चलो, अब हम थोड़ा-सा आपको ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि आप जो गिरने का आपको डर लगता है वो एक कारण से लगता है कि आप आगे की तरफ झुक के चलते हो। अगर आप आगे की तरफ झुक के चलोगे ना, तो हमेशा आपको गिरने का डर बना रहेगा। तो एक बार आप खड़े हो जाओ, नीचे रखो, नीचे छोड़ो, हाँ चलो। शरीर को देखो आप आगे के हल्की तरफ झुकते हो, ये झुकना नहीं है, ये सीधे रहना है, पीछे की तरफ, ठीक है? आराम से चलना, पैर निकालना, पहले एड़ी, फिर पंजा, फिर एड़ी, फिर पंजा, ठीक है? आराम से चलना है एक-एक कदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, जैसे मैं पैर को वैसे चलना, हाँ, चलो, चलो, हाँ, हाँ, चलो, ठीक है? हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ो कि हिले, हाँ, हिल रहा है। नहीं ऐसे नहीं हिले, ऐसे हिले। जैसे मैं चलता हूँ तो मेरे हाथ गलगल हिलते रहते हैं ना, तो इसको ढीला छोड़ के चलना है क्योंकि ये हमें वज़न सँभालने में मदद करते हैं। तो हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, नरम छोड़ दो, हाँ, हिलने दो उनको अपने हिसाब से, ठीक है? अब फिर दोबारा से चलो। ठीक है? बॉडी को आप थोड़ा-सा स्टिफ़ कर रहे हो क्योंकि मांसपेशियाँ अभी थोड़ी-सी अकड़ी हुई है, थोड़ी-सी अकड़न खत्म होगी, आपकी चाल ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो आपने खुद देखा कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान देना होता है कि हम पैर किस तरह से रख रहे हैं। अगर हम पैर को इस तरह से रखेंगे, तो चाल अलग है। अगर हम इस तरह से रखेंगे, तो चाल हमारी बदल जाती है। तो अक्सर पेशेंट को डर कब लगता है, जब वो आगे की तरफ झुक के चल रहा होता है। जी, जी, जी। ये चाल बन जाती है। तो हमने झुक के नहीं चलना होता है, हमें सीधा चलना होता है। जब हम सीधा चलेंगे, पैर को जैसे एक एंगल पे रखना होता है। एड़ी पहले, पंजा बाद में। जब हम इस तरह से चलते हैं, तो पेशेंट को गिरने का डर खत्म हो जाता है। दोबारा चल के देखो, बताओ डर है, बचा-कुचा नहीं है। खत्म? ठीक है? तो आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखना है क्योंकि बीमारी हमारे चलने का और चीज़ों को अ, बदल देती है। तो आपको पहले वाली फॉर्म में जाने के लिए आपको उसको समझना पड़ता है कि हमने पहले कैसे थे। बोलो, तो हम की थे ऐसे चलते थे जैसे आज चल रहे हो, अभी चल रहे हो। जब आप बीमार हुए तो आपने पूरा पंजा रखना शुरू कर दिया। ये चाल बना ली। जब हमने चाल ये बना ली तो हमारी चाल ये शरीर मुझे आगे की तरफ झुकाना पड़ा। डरने जैसा। फिर गिरने का खौफ आने लग गया। ठीक है? तो एड़ी पंजा करके चलोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पार्किंसन बीमारी चाहे बड़ी ज़रूर है, प्रोग्रेसिव ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि उसके जो सिम्पटम्स हैं, जो बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी एक्सरसाइज़ और एक अच्छा मार्गदर्शन बहुत होता है पेशेंट के लिए और अगर पेशेंट उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करता है, जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे खाने में हो, चाहे एक्सरसाइज़ करो, तो भी बीमारी पलट के वापस नहीं आती, रुक जाती है। ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर रह जाता है, मैं ये मानता हूँ बट आपकी उम्र है अभी 40 साल, यहाँ से बढ़े आगे 40 साल और। अगर बीमारी को बढ़ने देंगे तो वो तो अगले 10-20 साल में हालत बहुत बुरी कर देगी। तो जितनी जल्दी आपको इसके बारे में पता लगे, उतनी जल्दी इस पे कंट्रोल कर लेना समझदार बेहतर होता है। ठीक है? इसी के साथ आप खुद भी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।